नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नेपाल के युवा काठमांडू की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्रदर्शन की अगुवाई नेपाल के युवा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 12,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी आज सुबह संसद भवन परिसर में घुस गए थे। इसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए काठमांडू से हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र झा। जितेंद्र जी, अभी कैसे हालात है काठमांडू में और आसपास के इलाकों में, और प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट है? अभी काठमांडू में जिस जगह पर प्रदर्शन हुआ था, जो ग्राउंड जीरो था जो प्रदर्शन का, उस जगह पर तो कर्फ्यू लगा हुआ है। रात 10 बजे तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्फ्यू जारी किया है। तो इस कर्फ्यू जारी होने के बाद भी वहाँ पर इर्द-गिर्द के जो संसद भवन है, संसद भवन के जो आस-पास के इलाके से इसमें प्रदर्शन, प्रोटेस्ट का माहौल है। वहाँ पर संसद भवन के आगे की स्थिति और संसद भवन की में जो अभी जो हम दृश्य दिखा दिखा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी अलग-अलग जगह प्रदर्शन हो रहा है। और हुआ ये कि काठमांडू में जब प्रदर्शन हुआ और काठमांडू में जब ये जेन ज़ी के जो प्रोटेस्टर्स थे, वो मारे गए, तो काठमांडू ये घटना का साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि इटहरी में, रूपन्देही अर्थात बुटवल में विभिन्न जगह जो है प्रदर्शन हो रहा है। और उस प्रदर्शन से वहाँ का माहौल भी अब हम्म। तनावग्रस्त होने का स्थिति में आ गया है। जैसा हम्म। रिपोर्ट आया है कि कुछ जगहों पर जो है काठमांडू हम्म। से बाहर के जगहों पर, जैसे पोखरा, बुटवल, इटहरी, इन जगहों पर भी स्थानीय प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए कहते हुए कर्फ्यू आदेश जारी किया है। और इससे जो है काठमांडू से जो ये आंदोलन की आग सुलगी, ये बाहर-बाहर अन्य जो शहर हैं, नेपाल के अन्य शहर, जो हम्म। जेन ज़ी जनरेशन है, वो कह रहे हैं कि कम से कम हमारा जो अपना अभिव्यक्ति का रखने का एक माध्यम था, एक ज़रिया था, हम्म। सोशल साइट्स, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, वो बंद नहीं होना चाहिए। सरकार उसको काबू में करके हमें जो है सप्रेस कर रही है। और जो ठीक है। भ्रष्टाचार, बेइज्जती की जो अन्य-अन्य बातें थी, वो सब भी मुखरित हो रही है। मनोज जी। तो ये बताइए जितेंद्र जी कि बात क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन की है? चूंकि जेनजी के बारे में बोला जा रहा है, सोशल मीडिया बैन को इमीडिएट कारण बताया जा रहा है, लेकिन क्या कोई गुबार था जो काफी दिन से बन रहा था और इस तरीके से फूट के निकला है? हाँ, अभी जो दिखाई पड़ा है वो तो एक नंबर में, पहले नंबर में ये है कि सोशल मीडिया जो बैंड हुआ उसके विरोध में आया। पर नेपाल में पिछले समय में सरकार में रहे दल और अन्य जो सरकार में नहीं भी हैं, उन वो दल जो हैं भ्रष्टाचार और क्या कहते हैं अनार्किज़्म, ये बेइज्जती, जितना ये करप्शन का कांड होता है, इनमें सरकारी संयंत्र का दुरुपयोग हुआ, नेता लोग इसमें स्वयं संलग्न हैं। इस तरह का आरोप जो है सोशल मीडिया के मार्फत से भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, लगाया जा रहा था। हम्म। हम्म। तो ये भी एक ज़रिया है कि कम से कम पहले तो एक जगह था जहाँ पर ये नया पुस्ता हो या पुरानी पुस्ता अपनी बातें रख रहे थे, कि कह रहे थे कि हाँ, हम्म। ये गलत हो रहा है, सरकार को जी। इस पर जो है कार्रवाई करना चाहिए, महँगाई ज़्यादा हो गई, भ्रष्टाचार बढ़ी है, बेरोज़गारी पर सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। पर जब ये सोशल मीडिया बैन्ड हुआ, उसके बाद जो एक वो स्पेस था, वो फ़ोरम था, वो फ़ोरम भी हम्म। लोगों को लगा कि हमारा हमसे छीन लिया गया है। और जो है ये इस तरीक़े का प्रतिक्रिया, ये रिएक्शन इस घटना के रूप में तब्दील हो गया। हम्म। अब तक की अपडेट के हिसाब से कम 19 लोगों की मृत्यु होने की खबर है। हम्म। वहाँ पर जो संसद भवन के इर्द-गिर्द में जितने भी हॉस्पिटल हैं, उसमें उनमें प्रदर्शनकारियों को रखा गया है। और कुछ मृतक का संख्या और भी बढ़ सकता ठीक है। है। और जो काठमांडू बाहर जी, के तो जो शहर। बात सही बात आपने कही कि ये कुछ मसले थे जिस पर सरकार को लग रहा होगा कि ये शायद ये इन मसलों को और आगे बढ़ा सकता है सोशल मीडिया, और जबकि दूसरी तरफ लोग सोच रहे थे कम से कम वो एक्सप्रेशन का एक माध्यम था। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे और खबर एक और
अंतर्राष्ट्रीय जगत की इजराइल की राजधानी यरूशलेम में फिर से एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 हमलावरों ने एक भीड़ भाड़ वाले बस स्टॉप के पास अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमलावर वेस्ट बैंक के फ़िलिस्तीनी थे और यरूशलेम में एक बस में सवार होकर आए थे। हालांकि पुलिस ने हमलावरों को मार गिराया है। फिलहाल पूरा इलाका अलर्ट पर है और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बैठकों का दौर जारी है। नवरात्र से दिवाली तक एनडीए सांसदों को स्वदेशी मेले का आयोजन करना है। ये नसीहत प्रधानमंत्री मोदी ने आज एनडीए सांसदों की बैठक में दी। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हर सांसद लोगों को मनी गेमिंग पर लगाई गई पाबंदी और जीएसटी सुधारों का फायदा पहुंचाए। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, एनडीए सांसदों की बैठक थी, क्या क्या मंत्र दिए पीएम ने? देखिए, इस पूरी बैठक में प्रधानमंत्री का मुख्य फोकस ये था कि सरकार जो कुछ भी कर रही है उसको सिर्फ सोशल मीडिया तक ना रखें, उसको आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएं। और उसमें 2-3 मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किए। एक मुद्दा जिसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किया था 15 अगस्त को, वो था स्वदेशी अभियान को लेकर के। उन्होंने कहा कि नवरात्रा से लेकर के दिवाली तक हर सांसद अपने अपने क्षेत्रों में स्वदेशी मेले का आयोजन करे। ये जो स्वदेशी मेला हो, वहाँ पे स्वदेशी सामान वाले काउंटर की सामानों की प्रदर्शनी लगाई जाए और वहाँ पे बड़े बड़े नारे लिखे जाएं कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है। मतलब मेक इन इंडिया सामान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, इंपोर्ट पर निर्भरता कैसे कम किया जाए, इसके एक मंत्र के तौर पर जाना जाता है। तो मुझे लगता है उस मंत्र को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने एक और चीज़ महत्वपूर्ण कही, वो है कि 20 से 30 व्यापारी सम्मेलन आयोजित कराया जाए। इस व्यापारी सम्मेलन का मुख्य मकसद ये हो कि कैसे मेक इन इंडिया सामान को प्रमोट किया जाए, स्वदेशी सामान को प्रमोट किया जाए। जीएसटी के तहत जो रिफॉर्म किए गए हैं, उस रिफॉर्म के क्या क्या फ़ायदे हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाए, आम लोगों तक पहुंचाया जाए। इतना ही नहीं, जो मनी गेमिंग पर पाबंदी लगाई गई है उसके क्या मायने हैं, किस तरह से आम लोगों को जनजीवन से जुड़ा हुआ था, कैसे आम लोगों के पैसे इसमें बर्बाद हो रहे थे और क्यों ये करना ज़रूरी था, ये भी लोगों तक पहुँचाइए। तो इन मंत्रों के साथ इस एनडीए सांसदों को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो मुझे लगता है अगले कुछ दिनों तक सारे सांसद काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं इन मंत्रों को जमीन पर साकार करने में। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते आगे, जीएसटी घटने से पहले ही ऑटो कंपनियों ने गाड़ियों के दाम घटा दिए हैं। आखिर कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है, बता रही हैं दीपाली राणा। फाइनली अब कंपनियों ने जो प्राइस कट है वो पास ऑन करना शुरू किया है। इंटरेस्टिंग ये है कि पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर सेगमेंट में पैसेंजर व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सभी प्राइस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 2 व्हीलर्स की तरफ से अभी भी प्राइस कट अनाउंसमेंट बाकी है। हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति की तरफ से अभी भी आंकड़ों का इंतजार हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो प्राइस कट किया है वो इमीडिएटली लागू हो गया है। 6 सितंबर को इन्होंने प्राइस कट अनाउंस किया, इमीडिएटली लागू कर दिया। इकलौती ऑटो कंपनी है जिसने ये अनाउंस किया है। वहीं बाकी कंपनीज ने प्राइस कट तो अनाउंस किया है लेकिन 22 सितंबर से ही वो एप्लीकेबल होगा। हालांकि ज़्यादातर कंपनीज का कहना यह है कि आप अभी जाइए, बुक कराइए, लेकिन जो फाइनल इनवॉइसिंग होगी 22 सितंबर और उसके बाद प्राइजेस तब के लागू होंगे। अब किस गाड़ी पर कितनी कीमत कम हुई है, तो पहले तो ओवरव्यू आपको दे देते हैं। कम से कम 65,000, ज़्यादा से ज़्यादा 11 लाख तक की कीमतें कम हुई हैं गाड़ियों पर। महिंद्रा की गाड़ियों पर 1.5 लाख तक की कटौती हुई है। टाटा मोटर्स की गाड़ियों पर भी अगेन 1,45,000 तक। हुंडई की गाड़ियां 2.5 लाख तक सस्ती हुई हैं। टोयोटा 3.5 लाख तक सस्ती हुई हैं गाड़ियां। वहीं अगर लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो स्कोडा की गाड़ियां 6 लाख तक सस्ती हुई हैं। BMW की गाड़ियां 9 लाख तक। वहीं मर्सिडीज बेंज की गाड़ियां 11 लाख तक सस्ती हुई है। एस क्लास है जो कि 11 लाख रुपए सस्ती हुई है। अब हम उन गाड़ियों की बात करें जो कि मास मार्केट गाड़ियां हैं, जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, उन स्पेसिफिक मॉडल्स पे कितनी कम हुई हैं, तो उसमें शुरुआत महिंद्रा के साथ कर लेते हैं। थार या फिर थार रॉक्स एंटायर रेंज में जो रिडक्शन हुआ है वो 1,35,000 तक का हुआ है। स्कॉर्पियो एन में जो रिडक्शन हुआ है वो 1,45,000 का अगेन, और महिंद्रा एक्सयूवी में 1,43,000 का रिडक्शन किया गया है। ये वो गाड़ियां हैं महिंद्रा की जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं। वहीं टाटा मोटर्स की गाड़ियां देखेंगे तो ऑल्ट्रोज छोटे सेगमेंट में 1,10,000 कीमत यहाँ कम हुई है। पंच पर 85,000 कीमत कम हुई है। और जो नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिकती है वहाँ पर 1,55,000 तक कीमत कम की गई है। हुंडई में i20 में 98,000 की कटौती हुई है।
क्रेटा सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, ना ही सिर्फ एसयूवी सेगमेंट में बल्कि Hyundai के लिए भी यहाँ 72,000 कीमत कम हुई है और अल्काज़ार में 75,000 तक की कीमत कम हुई है। टोयोटा लिस्टेड एंटिटी नहीं है, लेकिन फॉर्च्यूनर और इनोवा की काफ़ी बिक्री होती है और ये लीडर्स है अपने अपने सेगमेंट में, इसीलिए मेंशन करना ज़रूरी है। फॉर्च्यूनर पर अब 3.5 लाख रुपए की कटौती हुई है प्राइसेस पर, इनोवा क्रिस्टा पर लगभग 2 लाख और इनोवा हाई क्रॉस पर 1.25 लाख तक की कटौती की है कंपनी ने। इनफैक्ट क्विकली मैं 2-3 चीज़ें वीरू और बता दूँ। फाडा के जो नंबर्स आए हैं अगस्त के, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो अगस्त की सेल्स थी वहां पर मॉडरेट ग्रोथ रही है 2 से 2.5% के आसपास ही, कंज्यूमर्स होल्ड कर रहे थे अपनी बाइंग। हालांकि टू व्हीलर्स में इंक्वायरीज अभी भी काफी स्ट्रांग बनी हुई थी। थोड़ी इंक्वायरीज इंपैक्ट हुई फ्लड की वजह से, थोड़ी सी रूरल मोबिलिटी हिट हुई है जिसके कारण थोड़ी सी टू व्हीलर की इंक्वायरीज कम हुई हैं। और जीएसटी की बात को आगे बढ़ाते हैं। साल के अंत में छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब उसमें जीएसटी 2.0 को भी शामिल कर लीजिए। जीएसटी में बदलाव ने ट्रैवल का पूरा गणित बदल दिया है। होटल और एयर ट्रैवल सब पर असर होगा। कुछ बातों का ख्याल रखें तो आप अपनी यात्रा किफायती कर सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बजट में ट्रैवल करने वालों के लिए जीएसटी 2.0 में अच्छी खबर है। अब 7,500 रुपए प्रति रात तक के होटल रूम्स पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले जीएसटी 12% था। 7,500 रुपए से ज्यादा के कमरों पर जीएसटी 18% लगेगा। मान लीजिए आप 7,000 रुपए का एक कमरा बुक कराते हैं। जीएसटी 2.0 से पहले आपको इस पर 840 रुपए की जीएसटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको इस पर 350 रुपए की जीएसटी ही देनी पड़ेगी, यानी कि हर दिन आपको 490 रुपए का फायदा है। लेकिन अगर आप 7,000 के बजाय 8,000 रुपए का कमरा चुनते हैं तो इस पर आपको 1,440 रुपए की जीएसटी देनी पड़ेगी, यानी कि जो कमरे की कीमत है वो 9,440 रुपए आपको पड़ेगी। यानी कि इन दोनों में 7,000 और 8,000 में आपने कमरे के चुनाव में तो सिर्फ 1,000 का अंतर चुना, लेकिन टैक्स के बाद इन दोनों में जो अंतर है वो 2,000 का हो जाएगा। दूसरी सलाह है कि अगर जरूरी ना हो तो प्रीमियम एयर ट्रैवल से बचें। 22 सितंबर 2025 से बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी या फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकटों पर जीएसटी बढ़कर 18% हो जाएगा, जो पहले 12% था। यानी बिजनेस टिकट जो पहले से ही महंगा था वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। देखिए, नुकसान तो होगा, लेकिन क्या होता है कि अगर आपने एकदम से ट्रैवल आपका निश्चिंत है फिर तो आप कर लें। अभी अगर निश्चिंत नहीं है तो फिर वेट करें, क्योंकि आपको फेयर्स वगैरह भी ऊपर नीचे होंगे थोड़ा सा, क्योंकि एयरलाइन में कंपटीशन होता है। वो चाहते हैं कि जो फेयर पे बेचते थे, जो लोग समझते थे उसी पे रहे, तो वो लोग भी अपना फेयर एडजस्टमेंट भी करेंगे जीएसटी के हिसाब से। तो एंड यूज़र को एकदम से नहीं असर पड़ेगा, बट आने वाले समय में तो महंगा पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रीमियम ट्रैवल करना ही है तो 22 सितंबर से पहले टिकट बुक करा लें, क्योंकि भले ही यात्रा 22 सितंबर के बाद की हो, पहले बुक करने पर पुराना जीएसटी रेट 12% ही लगेगा। अगर आप इकोनॉमी यात्री हैं तो आपका जीएसटी 5% ही बना रहेगा। जो 22 सितंबर से जीएसटी का नया टैक्स स्लैब लॉन्च हो रहा है उसको हम काफ़ी पॉजिटिवली देख रहे हैं। हमारे होटल्स के अंदर डेफिनेटली हर गेस्ट को बेनिफिशियल रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा एक गेस्ट के लिए है, बिकॉज वही सेम रूम रेट जो आज की डेट के अंदर अगर 18% का एडिशनल टैक्स बर्डन किसी के ऊपर है, उसको कट के वो 5% पे रह जाएगा। तो एक 13% का लाभ किसी भी गेस्ट के लिए है। अगर आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं और आपने पुराने 12% जीएसटी के साथ टिकट बुक किया है और बाद में कैंसिल किया, तो एयरलाइन को उतना ही जीएसटी वापस करना होगा। बाद में टैक्स रेट बदलने से आपकी रिफंड राशि प्रभावित नहीं होगी। रोहन सिंह, दिल्ली। जीएसटी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद फूड डिलीवरी एप्स पर 18% टैक्स लगने से स्विगी, जोमैटो ने खाना ऑर्डर करना महंगा हो सकता है। वहीं ओला, उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। दरअसल अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कैब एग्रीगेटर्स के सब्सक्रिप्शन मॉडल पर कितना जीएसटी लगेगा। अगर आप स्विगी या जोमैटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये खाना ऑर्डर करना आपको महंगा पड़े।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जितनी भी फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं उन पर डिलीवरी सर्विस पर 18% जीएसटी अब देना होगा। और ये जो जीएसटी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये उस 5% जीएसटी के अलावा है जो पहले से ही आप रेस्टोरेंट के बिल पर देते हैं। यानी कि हर एक ऑर्डर पर जोमेटो या फिर स्विगी को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बात की आशंका भी अब इस तरह से जताई जा रही है कि ये पैसा या तो आपकी जेब से जाएगा या फिर जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनकी कमाई से काटा जाएगा। तो जोमेटो स्विगी जैसे जो फूड एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए तो जीएसटी का टैक्स क्लियर हो चुका है, लेकिन अगर बात करें ओला, उबर या फिर रैपिडो जैसी राइड हेलिंग एप्लीकेशंस का, तो इस पर अभी भी कई सारी कंफ्यूजन है। खासतौर पर यह कहा जाए कि ये जो पूरा मैटर है वो ग्रे जोन में अटका हुआ है। कंपनियां चाहती हैं कि जीएसटी का नियम साफ हो। खासतौर पर जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उस पर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात करें तो इस मॉडल में जो ड्राइवर्स हैं वो प्लेटफॉर्म फी पर 18% जीएसटी देते हैं, लेकिन राइड के किराए पर 5% जीएसटी नहीं लगता है जैसा कि कमीशन बेस्ड मॉडल में होता है। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर किस तरह से जीएसटी का टैक्स रहेगा, इसको लेकर अभी भी असमंजस में कंपनियां दिखाई दे रही हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत को लेकर नरम रुख दिखाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुले दिल से इसका स्वागत किया। तो क्या अब टैरिफ के चलते ट्रेड पर जमी बर्फ अब पिघलेगी? इसी पर होगी बड़ी चर्चा आज शाम 7:57 पर आवाज अड्डा में। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्टर्स का कहना है अमेरिका में डायरेक्ट एक्सपोर्ट लगभग ठप है, लेकिन वो मेक्सिको और यूएई के जरिए थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। हालांकि उन्हें डर सता रहा है कि जल्दी ही इसका कोई समाधान नहीं निकला तो उनके बायर्स वियतनाम या मलेशिया का रुख कर सकते हैं। देखिए संवाददाता आलोक प्रियदर्शी की एक्सपोर्टर्स से बातचीत। 50% ट्रम्प टैरिफ की वजह से इंजीनियर्स एक्सपोर्ट पर भारी असर पड़ा है। अभी क्या स्थिति है? कब से ये पूरा जब 22 अगस्त के बाद से एकदम शुरू हो गया था या अभी फिलहाल किस तरह एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? देखिए, शुरू तो मार्च में ही हो गया था। पहले 232 के अंदर में हुआ, फिर जून में हुआ, फिर अगस्त में जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है उनके अंदर में हुआ। तो अभी तो है नेगोशिएशन, जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो उम्मीद अभी भी है कि टैरिफ्स में कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिलेगा ही। लेकिन अभी तक आपके कारोबार में कितना असर हुआ है? कारोबार पे असर तो हुआ ही है, स्लो डाउन हुई है, बट ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडिया में बन के जाएंगी, तो पॉजिटिवनेस अभी भी है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स तो मार्च महीने से बंद है यूएस के लिए। मेक्सिको से जा रहा है थोड़ा बहुत, तो हम लोग मेक्सिको एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से जाता है, लेकिन लिमिटेड है। श्रिम्स के बारे में तो ऐसा है कि जो क्वालिटी यूएस के लिए बनती है 19 काउंट्स 20 काउंट्स के नीचे, तो वो क्वालिटी के लिए इधर कोई ग्राहक नहीं रहता है, वो उधर ही जाता है। तो वी लॉस्ट इवन सम पॉइंट्स। तो इंजीनियरिंग में भी है, उधर भी, मतलब दैट इज अ फार्मर लाइन। बट तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव मार्केट भी आप लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी इस वक्त, या क्या मतलब उम्मीद कहीं है दूसरा अल्टरनेटिव मार्केट? किसी ने कहा है कि वो ट्रेड इज लाइक वाटर, तो इट फ्लोज, इट फाइंड्स इट्स ओन रूट। तो हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि वहाँ यूएस भी भेजना है, तो दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, प्लस दूसरे नए मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे लिए जो एक्सपोर्ट यूएस करना ऑल्टरनेट ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे कंट्री में भेजो तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन का चक्कर होता है, वो सब होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसके ऊपर स्पेसिफिकली सर्जिकल और मेडिकल डिवाइस के लिए कुछ सोचे और अलग से रियायत दे। ऐसा कुछ अपने को खास इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इवन हमारे कस्टमर जो है वो सोचते हैं कि ये सब ऑयल टैरिफ लगा रहा है, वो कुछ दिनों में रहने वाला है और 2-3 महीने के बाद वो कुछ समझौता हो जाएगा और कुछ तो वो लेवल पे आ जाएगा। हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर अभी है हमारे बिजनेस में चाइना, और दूसरा है वियतनाम। तो जब तक चाइना का और हमारा टैरिफ डिफरेंशियल है कुछ 10-15%, सो वी आर ओके विद दैट, बट मेरे ख्याल में परमानेंटली रहने वाला नहीं है। टैरिफ्स के वजह से कॉम्पिटिटिव रहना मुश्किल है, और इस सब में थोड़ा ये डर भी होता है कि कहीं हमारा क्लाइंट
किसी और के पास अगर चला जाए, सबसे बड़ा थ्रेट इसमें अभी यही है, क्योंकि इस प्राइस पे तो हम कम्पीट कर नहीं पाएंगे। जो सभी एक्सपोर्टर्स हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा पैकेज मिले, आर्थिक पैकेज मिले, जिससे कि कम से कम जो मार्केट में कम्पिटिटिव बने रहें, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो उनके बायर्स हैं, वो न रूठें, कहीं दूसरे देशों में शिफ्ट ना हो। ये सबसे बड़ी चिंता इस वक्त जो खासतौर से इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ उनके जहन में है। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग हाउस अब ड्रोन की टेस्टिंग भी शुरू करेगा। 10 सितंबर से गाजियाबाद में ड्रोन टेस्टिंग की शुरुआत होगी। कैसे ड्रोन की टेस्टिंग की जाएगी और कौन कौन से पैरामीटर्स पर टेस्टिंग होगी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आसिम मनचंदा ने। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक भारत को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है, लेकिन इसके लिए सरकार PLI स्कीम भी चला रही है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन ड्रोन के लिए चाहिए होते हैं और वो भारत में ही होने शुरू हो गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ DG हैं NTH हाउस के आलोक श्रीवास्तव। सर, अब यहाँ बताइए, यहाँ पर ड्रोन की टेस्टिंग हम देख रहे हैं होती हुई, किस किस तरह का टेस्ट यहाँ पर ड्रोन के लिए किया जाता है? तो यहाँ जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं, ये शॉक टेस्ट है, न्यूमेटिक शॉक टेस्ट। इसके अलावा इन्वायरमेंटल टेस्ट और ह्यूमिडिटी टेस्ट, डस्ट टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमारे यहाँ, जो टोटल 7 में से 5 टेस्ट हमारे यहाँ अब होने लग गए हैं और ये हम परसों इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अच्छा, तो सर्टिफिकेशन इसके बाद कंपनियों को मिलेगा कि आप ये जो DGCA की गाइडलाइंस है आप इनके ऊपर खरा उतरते हैं? हाँ, तो ये सारे टेस्ट जो हैं वो एज पर DGCA नॉर्म्स ही होते हैं और उन्हीं को कंप्लाई जो ड्रोन करता है, फिर ये टेस्ट रिपोर्ट्स के बेसिस पे वो सर्टिफिकेशन के लिए DGCA को अप्लाई कर सकता है एंड देन जो भी एजेंसी होगी उसको वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके दे कैन गिव सर्टिफिकेशन। अच्छा, टाइम कितना लगता है और खर्चा कितना आता है? टेस्ट में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं इस जो न्यूमेटिक शॉक टेस्ट है, आई थिंक विद इन 1 वीक जो हमारे यहाँ जितने टेस्ट हैं दे कैन बी डन। और सर्टिफिकेशन इट टेक्स टाइम, बट DGCA के सेट नॉर्म्स हैं वेबसाइट पे कि आई थिंक 1 और 2 मंथ में दे प्रोवाइड कर सकते। तो अभी कितनी एप्लीकेशन आपके पास पेंडिंग, कितनी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं ड्रोन टेस्टिंग के लिए? टेस्टिंग का तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले। सर्टिफिकेशन के लिए हमारे पास 56 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जिसमें से 2 हम लोग सर्टिफिकेट भी एज पर DGCA रिकमेंडेशन इश्यू करने वाले हैं। DGCA ने किया हमारी रिकमेंडेशन। तो ये थे आलोक श्रीवास्तव जो कि जानकारी दे रहे थे कि 7 तरह के यहाँ पर टेस्ट होते हैं। इन टेस्टिंग के बाद भारत में उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे कि ड्रोन भारत में लॉन्च होना काफी आसान हो जाता है। और ये इसका एक फायदा ये भी है कि जो दूसरे देशों से घटिया क्वालिटी के ड्रोन आ रहे हैं या फिर अनअप्रूव्ड ड्रोन आ रहे हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से इसके जरिए, सर्टिफिकेशन के जरिए रोक लग सकती है। अच्छी क्वालिटी के ड्रोन भारत के अंदर आएंगे और ये एक पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया के तहत गुजरते हैं, जिसको कि एनवायरमेंटल टेस्ट भी किया जाता है, डस्ट टेस्ट किया जाता है, स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद ही कोई भी ड्रोन भारत के अंदर एंट्री ले सकता है। तो इसका उद्घाटन अब हो गया और बहुत जल्दी ही इसके सर्टिफिकेट भी लोगों को मिलने की शुरुआत हो जाएगी। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, गाजियाबाद। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और खबरों पर आपका अपडेट रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।